सैम नाम का एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। अक्टूबर 2015 में सैम अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने माता पिता से मिलने के लिए भारत के केरल राज्य में अपने घर आया। हालांकि मेलबर्न वापस लौटने से पहले उसने अपने माता पिता और कुछ रिश्तेदारों को बताया कि हो सकता है कि अगली बार जब मैं भारत आऊं तो शायद कॉफिन यानी ताबूत में आऊं। ठीक 3 दिन बाद खबर आई कि सैम की मृत्यु हो गई है। हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। लेकिन जब असली कहानी सामने आई तो केरल और मेलबर्न दोनों बड़ी शहरें सदमे से हिल गए। तो आखिर क्या थी इस मामले के पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इपिंग नाम की जगह पर सैम अब्राहम नाम का 34 साल का शख्स अपनी पत्नी सोफिया और 7 साल के बेटे के साथ रहता था। वे पहले ओमान में रहते थे, लेकिन फिर अपना ट्रांसफर करा के मेलबर्न चले गए। सैम और सोफिया दोनों नौकरी करते थे और 3 लोगों का छोटा सा परिवार ऑस्ट्रेलिया में खुशी से रह रहा था। सैम हर साल अपनी पत्नी सोफिया और बेटे के साथ भारत के केरल में अपने परिवार से मिलने अपने घर आता था। अक्टूबर 2015 में सैम और सोफिया ने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ली और इंडिया आ गए। आने के बाद एक दिन सैम ने अपने पिता से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगा, शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा। यह सुनकर सैम के पिता गुस्सा हो गए और कहा, अभी तुम इतने जवान हो, ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद एक दिन सैम ने ये सेम चीज अपने कुछ रिश्तेदारों से भी कही कि अगली बार जब मैं भारत आऊं तो शायद कॉफिन में आऊं। यह सुनकर रिश्तेदारों को भी बहुत अजीब लगा, लेकिन सभी ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। सैम और उसकी पत्नी ने भारत आने के लिए काम से केवल कुछ ही दिनों की छुट्टी ली थी। जब छुट्टी खत्म होने को आई तो 11 अक्टूबर 2015 को सैम अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया वापस लौट आए। लेकिन ठीक 3 दिन बाद 15 अक्टूबर 2015 की सुबह सैम के पिता अब्राहम को एक कॉल आया। कॉल करने वाली उनकी बहू सोफिया थी। सोफिया ने अपने ससुर को ऐसी जानकारी दी जिसे सुनकर पूरे अब्राहम परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल सोफिया ने रोते हुए बताया कि हार्ट अटैक की वजह से सैम की डेथ हो गई है। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन अब शव को भी अंतिम संस्कार के लिए भारत लाना था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में अकेली रह गई सोफिया ने सारी कागजी कार्रवाई संभाली और फाइनली उसे सैम के शव को भारत वापस ले जाने की परमिशन मिल गई। इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग गए और 18 अक्टूबर 2015 को सैम का शव भारत के केरल में आ गया। सैम के शव के साथ सोफिया, उसका 7 साल का बेटा और सोफिया की बहन सोनिया भी भारत आई। हालांकि सैम के कुछ रिश्तेदार, खासकर उसके पिता, गहरे सदमे में थे क्योंकि सैम ने उनसे जो भी कुछ कहा था वह सच हो गया था। पूरा घर परिवार शोक में डूबा हुआ था। सैम की पत्नी अब विधवा हो गई थी और उनके 7 साल के बेटे ने अपना पिता खो दिया था। खैर, भारी मन और गहरे दुख के साथ सैम के शरीर को दफनाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे घर पर मातम छाया था। सोफिया भी बहुत दुखी थी। उसके जीवन को बहुत बड़ा झटका लगा था और अब वो अकेली हो गई थी। इसके बावजूद उसे 5 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा क्योंकि वो अपनी नौकरी से छुट्टी पर भारत आई थी। अगर सोफिया ज्यादा समय तक भारत में रहती तो उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता था। इसलिए 23 अक्टूबर 2015 को सोफिया अपनी बहन सोनिया और बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया वापस चली गई। इधर घर वाले भी सोफिया की बहुत चिंता करते थे कि दूसरे देश में वो अकेले कैसे रहेगी। बच्चा भी अभी छोटा था, सिर्फ 7 साल का ही था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद सोफिया हर शनिवार को हालचाल जानने के लिए अपने ससुराल वालों को फोन किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बीत गए, लेकिन इस बीच एक भी शनिवार ऐसा नहीं गया जब सोफिया ने अपने ससुराल वालों को फोन न किया हो। लेकिन फिर अचानक जुलाई के आखिरी हफ्ते में सोफिया की ओर से भारत में कोई कॉल नहीं आया। एक शनिवार ऐसे ही बीत गया। ससुराल वालों ने सोचा कि शायद काम में बिजी होगी, इसलिए कॉल नहीं कर पाई होगी। लेकिन इसके बाद अगले शनिवार को भी कोई कॉल नहीं आया। लगातार 2 शनिवार को कॉल न आने से अब सैम का परिवार बहुत चिंतित हो गया। इसलिए उन्होंने सोफिया के बारे में जानकारी लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ जानकारों को फोन किया। सैम के परिवार को जो पता चला वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्हें पता चला कि सोफिया पिछले 15-20 दिनों से विक्टोरिया पुलिस की कस्टडी में है। इसके साथ ही सैम के परिवार को पता चला कि सोफिया पर हत्या का आरोप लगाया गया है क्योंकि पुलिस को शक है कि उसी ने अपने पति सैम अब्राहम की हत्या की है। यह सुनने के बाद सैम के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात यही नहीं रुकी। सोफिया के साथ कहानी में एक और आदमी का नाम सामने आया। उस आदमी का नाम था अरुण कमलासनन और उसकी उम्र 32-33 साल की थी। सैम के परिवार ने पहली बार यह नाम सुना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहू किसी दूसरे मर्द के साथ मिलकर सैम की हत्या क्यों करेगी। दूसरी ओर विक्टोरिया पुलिस ने सोफिया और अरुण के सामने कुछ सबूत पेश किए, जिसके बाद
दोनों ने सैम की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इस कबूलनामे के बाद सोफिया ने पुलिस को एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। केरल राज्य के कोल्लम जिले में करावलूर नाम का एक छोटा सा गांव है जहां सोफिया और सैम रहते थे। सैम और सोफिया दोनों का घर एक दूसरे के पास में ही था। वे एक दूसरे को बचपन से जानते थे क्योंकि वे एक साथ ही स्कूल जाते थे और एक ही क्लास में थे। इसके अलावा उन दोनों को म्यूजिक का भी शौक था, इसलिए वे चर्च में एक साथ गाते भी थे। इतना ही नहीं, हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने कॉलेज भी एक साथ ही ज्वाइन किया। आखिरकार कॉलेज के दिनों में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और वो कॉलेज में एक नॉर्मल कपल की तरह रहने लगे। लेकिन मास्टर्स करने के दौरान सोफिया की मुलाकात एक और लड़के से हुई जिसका नाम था अरुण कमलासनन। इनकी पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। ये सोफिया का दूसरा प्यार था। हालांकि सोफिया ने ना तो सैम को अरुण के बारे में बताया और ना ही अरुण को सैम के बारे में बताया, लेकिन अंत में सोफिया ने सैम से शादी करने का फैसला किया। सैम ने पहले अपने परिवार को बताया कि वह सोफिया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सैम तब हैरान रह गया जब उसके पिता ने कहा कि वह सोफिया से शादी नहीं कर सकता। इधर सोफिया के पिता एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर थे और सोफिया का परिवार समाज में सम्मानित था। फिर भी सैम के पिता ने किसी अज्ञात कारणों से शादी से इनकार कर दिया। इस बारे में जब सोफिया को पता चला तो उसने सैम और उसके परिवार को धमकी दी कि अगर उसकी शादी सैम से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। जब सैम के परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और सैम और सोफिया की शादी कराने का फैसला किया। इसके बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से की गई। सोफिया और सैम के साथ साथ दोनों का परिवार बहुत खुश था। 2008 में उनकी शादी हुई और 2009 में सैम अपनी पत्नी सोफिया के साथ ओमान चले गया क्योंकि उसे एक मनी एक्सचेंज कंपनी में नौकरी मिल गई थी। हालांकि जब सोफिया वहां प्रेग्नेंट हुई तो वह वापस भारत लौट आई क्योंकि उसे उस समय फैमिली सपोर्ट की जरूरत थी। भारत आने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। भारत में रहते हुए वह अपनी बहन से लगातार संपर्क में रही। उसकी बहन सोनिया पहले से ही मेलबर्न में रहती थी और वो एक नर्स थी। कुछ समय बाद सोफिया ने बेहतर जीवन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। सोफिया के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी की डिग्री थी, इसलिए उसकी बहन ने भी उसे इंकरेज किया और कहा कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। सोफिया का रिज्यूमे देखने के बाद मेलबर्न की एक कंपनी ने उसे जॉब ऑफर किया। इसके बाद तुरंत वो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। सोफिया साल 2012 के शुरुआती महीनों में मेलबर्न पहुंची। इसके तुरंत बाद सैम ने भी फैसला किया कि वह कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। उसने अपनी कंपनी से बात की और अपना ट्रांसफर ऑस्ट्रेलिया में करा लिया। साल 2013 में सैम भी अपनी पत्नी सोफिया और अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अब इन तीन लोगों का छोटा सा परिवार फिर से एक साथ रहने लगा। इनका बेटा भी बड़ा हो गया था और दोनों पति पत्नी अलग अलग कंपनियों में जॉब करते थे। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। दरअसल सोफिया के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही अरुण कमलासनन वहां जा चुका था। मेलबर्न में अरुण एक कंपनी में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के तौर पर काम करता था। अरुण की वहीं शादी हो गई थी और उनका एक बच्चा भी था। तब तक सोफिया की भी शादी हो चुकी थी। उसका अपना परिवार था और अरुण का भी एक अपना अलग परिवार था, इसलिए उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद सोफिया और अरुण के बीच चैटिंग एप्स और कॉल के जरिए लगातार बातें होती रही। दरअसल सोफिया के ऑस्ट्रेलिया जाने का मुख्य कारण यही था कि वो वहां जाके अरुण से मिल सके, क्योंकि अरुण पहले से ही वहां रहता था। पहले तो वो आसानी से एक दूसरे से मिल लेते थे, लेकिन जब सैम भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया तो सोफिया और अरुण को मिलने में दिक्कत होने लगी। इसके बावजूद सोफिया छुप छुप कर अरुण से बातें करती रही। बातें तो होती रही, लेकिन दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया। इससे दोनों बेहद बेचैन हो गए। इसी बेचैनी में एक दिन सोफिया ने अरुण से कहा, ऐसे तो नहीं चल सकता, अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। चूंकि अरुण भी सोफिया से प्यार करता था, इसलिए वो भी तैयार हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में था सैम अब्राहम। उनको पता था कि सैम के रहते दोनों कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अगर सैम को रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। इसके बाद अरुण सैम को मारने का मौका ढूंढने लगा। इस दौरान वह सैम की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखता था और सोफिया भी इसमें उसकी मदद करती थी। फरवरी 2015 में अरुण को आखिरकार वह मौका मिल गया जिसका वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फरवरी में एक दिन सैम मेट्रो स्टेशन के बाहर पार्क अपनी कार में बैठा था। इसी दौरान मास्क पहनकर अरुण उसके पास आया और उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसका गला और गाल कट गया। हालांकि सैम हमले से बच गया। पुलिस ने समझा कि चूंकि सैम मनी एक्सचेंज कंपनी में काम करता है तो यह कोई लुटेरा होगा। मास्क के कारण पुलिस को चेहरा पहचान में नहीं आया, इसलिए अरुण पकड़ा नहीं गया और बच गया।
जब सैम चाकू के हमले से बचकर घर आया तो सोफिया ने अरुण को इसके बारे में बताया। इसके बाद दोनों सैम को आसानी से मारने का दूसरा तरीका सोचने लगे। इस दौरान उनके मन में सैम को मारने के कई सारे आइडियाज आए, लेकिन लास्ट में उन्होंने साइनाइड यूज करने का फैसला किया। फिर उन्होंने साइनाइड की तलाश शुरू कर दी और 14 अक्टूबर को सोफिया ने सैम के ऑरेंज जूस में साइनाइड मिलाकर उसे दे दिया। सैम ने भी बिना कुछ सोचे इस जूस को पी लिया और बाद में अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन इसके बाद सैम फिर कभी नहीं उठा। इसके बाद सोफिया ने तुरंत अरुण को मैसेज किया और उसे अपने घर बुलाया। अरुण ने सबसे पहले यह चेक किया कि सैम जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने ग्लास में बचे हुए ऑरेंज जूस को सैम के मुंह में डाल दिया। ऐसा करने और सैम को देखने के बाद अरुण को कंफर्म हो गया कि सैम मर चुका है। इसके बाद वो सोफिया के घर से चला गया। सोफिया पूरी रात अपने बेटे के साथ उसी बिस्तर पर सोई जहां उसके पति का शव पड़ा हुआ था। सुबह होते ही वह जोर जोर से रोने लगी। सोफिया की चीख पुकार सुनकर कुछ पड़ोसी उसके घर आ गए। फिर सैम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर सोफिया बहुत रोने लगी, लेकिन यह सब नाटक था। इसी दौरान सोफिया ने सैम के पिता को फोन किया और बताया कि सैम की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। जब भी कोई सोफिया से सैम की मौत का कारण पूछता तो वह कहती, हम सब रात को खाना खाने के बाद सो गए, लेकिन सुबह जब मैंने सैम को जगाने की कोशिश की तो वह नहीं उठा। शायद उसे साइलेंट अटैक आया था। पुलिस को भी उसने यही कहानी बताई, इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ। इसके बाद सोफिया जल्दी से सैम के शव को भारत ले जाने का इंतजाम करने लगी। वो जानती थी कि अगर यहाँ पोस्टमार्टम किया गया तो मौत का कारण सभी को पता चल जाएगा, लेकिन जब पुलिस को ही कुछ शक नहीं हुआ तो डॉक्टरों को कैसे होता। डॉक्टरों ने भी सोफिया की कहानी पर यकीन कर लिया और अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक लिख दिया और 3 दिन के अंदर सैम का शव भारत पहुंच गया। भारत में भी सैम के परिवार में किसी को भी सोफिया पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वह सैम के अंतिम संस्कार में बहुत रो रही थी। इससे सभी को लगा कि वह सैम के मौत से बहुत दुखी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ और किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ, तो आखिर सोफिया और अरुण कैसे पकड़े गए। इसका पूरा क्रेडिट विक्टोरिया पुलिस को जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया होता तो सोफिया और अरुण आज भी पकड़े नहीं जाते। दरअसल जब सैम की मौत हुई तो कुछ पुलिस ऑफिसर को शक हुआ कि उसकी डेथ नेचुरल डेथ नहीं है। पुलिस की एक टीम को सोफिया पर नजर रखने के लिए कुछ सीनियर ऑफिसर से परमिशन मिल गई। अक्टूबर में ही पुलिस को पता चला कि सोफिया ने सैम के बैंक खाते से सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सोफिया सैम की पत्नी थी और वह अपने पति की मृत्यु के बाद ऐसा कर सकती थी। लेकिन जब सोफिया ने सैम की कार को अरुण के नाम पर रजिस्टर कराया तो पुलिस को उस पर कुछ ज्यादा ही शक होने लगा, क्योंकि ये अरुण कमलासना नाम पुलिस के लिए नया था। पुलिस ने तुरंत अरुण को अपने रडार में लिया और उसका बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर दिया, साथ ही उस पर नजर भी रखनी शुरू कर दी। दूसरी ओर सैम की मौत के बाद पुलिस ने कभी भी सोफिया से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की। इससे सोफिया को यह लगने लगा कि वह बिना किसी को पता चले अपने पति की हत्या कर बच गई है। इसी बीच एक अंडरकवर एजेंट ने अरुण से दोस्ती कर ली और जल्द ही वह उसका करीबी दोस्त बन गया। हालांकि अरुण को कभी भी इस बात का शक नहीं हुआ कि यह शख्स असल में कोई पुलिस डिटेक्टिव है। इस दौरान पुलिस ने अरुण और सोफिया दोनों के सेलफोन टैप करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई जब पुलिस ने सोफिया और अरुण के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। कॉल पर वो कह रहे थे, इतना समय हो गया, अभी तक हमें किसी ने नहीं पकड़ा, शायद जल्द ही हम एक साथ होंगे। इससे पुलिस को यह साफ हो गया कि सैम की हत्या के पीछे लव ट्रायंगल है। कुछ दिनों बाद डिटेक्टिव को अरुण से एक महत्वपूर्ण सबूत मिला। दरअसल शराब पीने के बाद अरुण ने डिटेक्टिव के सामने कबूल किया कि एक बार उसने ऑरेंज जूस में जहर मिलाकर किसी की हत्या कर दी थी और पुलिस ने उसे कभी नहीं पकड़ा। हालांकि अरुण नशे में था और नशे में ही उसने सारी सच्चाई बताई। फिर भी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया। उस वक्त डिटेक्टिव ने अपने फोन की कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑन रखी थी। इसके बाद डिटेक्टिव ने सैम की हत्या का मोटिव और अपराध में इस्तेमाल किया गया वेपन यानी साइनाइड, यह सारी जानकारी अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को दी। ये सब देखने के बाद सीनियर ऑफिसर को भी ये बात साफ हो गई कि सैम की डेथ नेचुरल नहीं है। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि सैम के शव को भारत में ताबूत से निकाला जाए और उसकी जांच की जाए, ताकि उसकी मौत का असल कारण पता चल सके। चूंकि सैम क्रिश्चियन था, इसलिए उसका शव दफनाया गया था। उसके शव को निकाला गया और उसकी जांच कराई गई। जांच में पता चला कि सैम के खून और लिवर में साइनाइड था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। अब पुलिस के सामने सब कुछ साफ हो गया था। उन्हें मोटिव भी मिल गया था और वेपन भी। सैम की मौत के करीब 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को विक्टोरिया पुलिस सोफिया और अरुण को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। हालांकि सोफिया के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली,
लेकिन डायरी मलयालम में लिखी गई थी, इसलिए पुलिस ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भेज दिया। इसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने जज के सामने सोफिया और अरुण की कॉल रिकॉर्डिंग, उनके कुछ चैट्स, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड सोफिया की डायरी और अरुण की रिकॉर्डिंग पेश की। ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें अरुण ने डिटेक्टिव को बताया था कि उसने एक आदमी को जहर देकर उसकी हत्या की थी। ये डायरी इस केस में बहुत अहम साबित हुई। उस डायरी के करीब 100 से ज्यादा पन्ने भर चुके थे और इसमें सोफिया अपनी फीलिंग्स लिखा करती थी। खैर, इसके बाद विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने अरुण को 24 साल की सजा सुनाई और इस दौरान उसे 21 साल से पहले पैरोल नहीं मिल सकती। दूसरी ओर सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई गई और इस दौरान उसे 18 साल से पहले पैरोल नहीं मिल सकती। हालांकि इस फैसले के दौरान सोफिया कोर्ट में रो पड़ी और कहा कि मेरा एक छोटा बेटा है, इसलिए कृपया मुझ पर रहम कीजिए और मेरी सजा कम कर दीजिए। लेकिन फिर जज ने कहा, सबसे अफसोस की बात यह है कि इस अपराध में सबसे बड़ा विक्टिम तुम्हारा 7 साल का बेटा है, क्योंकि तुमने उसके पिता को मार डाला और अब तुमको भी सजा सुनाई जाएगी। इसके बाद अदालत ने सोफिया की बहन सोनिया को बच्चे की कस्टडी दे दी, लेकिन बाद में सैम के परिवार ने अपने पोते को अपने साथ रखने की मांग की और अब सैम का बेटा अपने दादा दादी के परिवार के साथ रहता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।